तो यहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से बिना डरे हुए मैं बता दे रहा हूँ, जिसको गोली मार जमीन लूटने के लिए ये सब प्लान, जो भी संविधान निर्माता थे उससे ज्यादा होशियारी लोग बैठा हुआ है क्या? सबसे ज्यादा नुकसान झारखंडियों को होगा और यहाँ की जमीनें जाएगी। उसको उसका कौआ आंख है। झारखंडी आदमी किसी एक कंपनी का एमडी हो, उलगुलान करेंगे, झारखंडियों को तैयार करेंगे, मूलवासियों को तैयार करेंगे। आदि में क्या हो गया, विस्थापन का मार तो हम लोग ना झेल रहे हैं। लगे राजस्थान का आदमी आके यहाँ एमपी बन जाता है, छत्तीसगढ़ का आदमी आकर के यहाँ मुख्यमंत्री बन जाता है और बिहार का आदमी यहाँ आकर के संसद बन जाता है। धर्मशाला है क्या? सबसे बड़ा राजनीति वही है। देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को खड़ा होकर के बोलते हैं, बड़ा बेतुका बात बोलते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी जिस तरह से कहें कि खान खनिज विधेयक 2026 केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है, उसके बाद झारखंड में कहें कि आदिवासियों में, आदिवासी अगुओं में या सामाजिक कार्यकर्ता में एक देखा जा रहा है कि अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई किसी में गुस्से हैं, किसी में कुछ तरह के। लेकिन हम जानते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अनूप मींज हैं। उनसे जानते हैं कि जो खान खनिज बिल अधिनियम 2026 जो पास हुआ है, उसको लेकर के इनका क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जानते हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या कहेंगे जो खान खनिज बिल पास हुआ है उसको लेकर के? अवधेश भैया, मेरे को तो लगता है कि ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, सेंट्रलाइजेशन का प्लान है। सत्ता और सत्ता में बैठे लोग केंद्र के, वो सारा पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। चूंकि वो लोग 5वीं अनुसूची और सीएनटी एसपीटी और पेशा को बोल के छू नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल इन्होंने लाया है कि उसको लागू करके यहाँ की जमीन को अपने हाथ में कब्जे में किया जाए। जो राजस्व की नुकसान होगी वो तो सीएम सर बोल ही रहे हैं कि राजस्व का नुकसान होगा, या बहुत सारा योजना बंद हो जाएगा, मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा, वो तो सरकार के राजस्व की बात है। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि ये जमीन लूटने के लिए ये सब प्लान कर रहे हैं। कौन जमीन? केंद्र सरकार जमीन लूटना चाहती है। तो इसमें आपको क्या राय रहेगा? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसके पहले भी जब इसके पिछले वाली जो सरकार थी, वो पिछले वाली सरकार ने भी सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्लान लाया था। वो जमीनें और लैंड बैंक बना दिया, और लैंड बैंक बना करके सारे ये को सरना मसना स्थल, पेड़ पौधा, जंगल जमीन सबको अपना कब्जे में करके विदेश में जाके सबको बताया कि आप लोग यहाँ आइए, इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टर्स को मीट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स सबमिट कर रहे हैं, हाथी उड़ा रहे हैं, ये सारा काम करके वो किए थे। और वो सब जमीने का मामला है। मेरे को तो यहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से बिना डरे हुए मैं बता दे रहा हूँ, जिसको गोली मारना है गोली भी मार दे, कोई डर नहीं है मेरे को। मैं झारखंड की जनता की आवाज बनना चाहता हूँ और मैं ये प्लान कर चुका हूँ कि अब 1 लाख आदिवासी आदमी लोग नहीं पढ़ा लिखा होगा, बताइए तो। 1 लाख आदिवासी आदमी अगर बोलेगा इन मुद्दों पे, 1 लाख मूलवासी भाई लोग बोलेगा, झारखंडी लोग बोलेगा, 2 लाख माने फोर्स क्रिएट होगा बोलने वाला लोग का ना। हमारे समाज के साथ दिक्कत वही हो गया। हम लोग समय के साथ में सब कुछ सहना सीख लिए, कुछ न कहना सीख लिए, बोलते तो बात बिगड़ जाती, तो चुप रहना सीख लिए। तो अब तो चुप रहने से काम नहीं चलेगा भैया, आप उल्टा पुल्टा नियम कानून लाइएगा। अरे जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर और जो भी संविधान निर्माता थे, उससे ज्यादा होशियारी लोग बैठा हुआ है क्या? उससे माने कि 100 गुना ज्यादा होशियार वो लोग थे जो जिन्होंने संविधान बनाया, बिल बनाया, ये सारा बनाया। ये लोग लगता है कि मैंने वहां विधानसभा और लोकसभा, मैं तो राज्य सरकार के खिलाफ भी छात्र आंदोलन में अभी था, तो मैं राज्य सरकार के खिलाफ भी बोला था। जब 1995 में दयामणि दीदी लोग जब लड़ती थी, आयरन लेडी ऑफ झारखंड, मेरी आदर्श है वो। कोयल कारो परियोजना उस समय चलता था, हम लोग रैलियों में भाग लेते थे। नेतरहाट फील्ड फाइलिंग लैंड की रेंज का विरोध हम लोग ने प्रदर्शन किया, और वो रुका हुआ है केंद्र की तरफ से और राज्य की तरफ से भी। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके खिलाफ भी मैं बोला था। अभी बीजेपी सरकार है, उसके खिलाफ भी बोला। छात्र आंदोलन में जेएमएम के खिलाफ भी बोला। तो कोई पार्टी का तो मैं कार्यकर्ता हूं नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं भाई। आपके हिसाब से बिल आया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो? सबसे ज्यादा नुकसान झारखंडियों को होगा
और यहाँ की जमीनें जाएगी, उसको उसका कौआ आंख है, माने गिद्ध की आंख है जमीन पे नजर। मैं इसको जमीन के नजर से देख रहा हूँ। राजस्व वगैरह बात है, वो तो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता बात भी कर रहे हैं और नेता मंत्री लोग बोल भी रहे हैं। सीएम सर भी, हेमंत सोरेन भी बोल ही दिए हैं कि जेएमएम इसको आंदोलन करेगी जो पूरा देश देखेगा, तो उन्होंने भी बोल ही दिया। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि जितने हमारे बाबूलाल मरांडी और जो भी माने कि जो यहाँ के ये है कमिटी मेंबर, वो लोग जाकर के गृह मंत्री से मिले हैं और उन लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो उसके एवज में रणनीति तो हम लोग भी तैयार कर रहे हैं। 1 लाख आदमी खड़ा करेंगे, बोलने वाला आदमी जो बोले और ऐसा बोले ना कि माने कि सरकार को ये बिल वापस लेनी पड़ेगी। आप सीएनटी नहीं छू पा रहे हैं, 5वीं अनुसूची नहीं छू पा रहे हैं, पैसा नहीं छू पा रहे हैं, तो आप छू रहे हैं माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2026। मजाक बना के रखे हैं। लेकिन क्या लगता है ये झारखंड को कमजोर करने का वाला बिल है ये? एकदम कमजोर करेगा। और ये मैं तो बोल रहा हूँ बार बार, ये कमजोर करने वाला ही बिल है। आप देखिए, मैंने आलेख लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर करना चाहती है। तकनीक और व्यापार, आर्थिक नीति या डिजिटल नेटवर्क को दूसरे देशों को नियंत्रित करने के हथियार के रूप में डाल रही है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये राज्यों का एक संघ है और देश के संविधान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को स्वायत्तता दी है। यह स्वायत्तता आती है रेवेन्यू कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन के अधिकारों से। बिना रेवेन्यू के ना ही केंद्र सरकार एक दिन चल सकती है, ना ही राज्य सरकार। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और जो संविधान निर्माता लोग थे, उन लोग आप लोग से मैंने बुड़बक थे क्या? उन लोगों को पता था कि अगर राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित अधिकार ना दिया जाए तो देश का फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए उन्होंने संविधान में संघीय ढांचे को संघीय रखने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट्स में टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया था। जबकि अवधेश भैया, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माने कि 8 और 8:1 का रेशियो में दिए गए फैसले में कहा था कि माइनिंग कंपनियों के द्वारा दी जा रही रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, इसलिए राज्य सरकार माइनिंग प्रोडक्ट्स पर सेस लगा सकती है। अगर केंद्र सरकार राज्य के खनिज पर सेस लगाने के अधिकारों पर रोक लगाकर राज्य की वित्तीय स्वायत्तता पर हमला करती है तो इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। पहले ही डिलिमिटेशन के कारण आदिवासी समाज में प्रतिनिधित्व घटने को लेकर के हजारों आशंकाएं हैं और द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को पास करके केंद्र सरकार ने देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र और राज्यों को, विशेषकर झारखंड को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अच्छा, ये बिल से किसको फायदा होगा? ये बिल से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा, ताकि वो लोग इन्वेस्टर्स मीट करा करके यहाँ औद्योगिकरण करें और रोजगार के नाम पे औद्योगिकरण बड़े बड़े घरानों को बुलाएंगे और बुला के बोलेंगे कि आप जमीन, हमारे पास इतना जमीन है, हमारे लैंड बैंक में इतना जमीन है, आप आइए अपना इंडस्ट्री बैठाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। कुछ नहीं यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला है दादा। यहाँ के लोग उतना, एक तो आप स्किल डेवलपमेंट करवाइए ना भैया। यहाँ के लोग का बन जाएगा, एमडी बन जाएगा किसी कंपनी का क्या? कोई हमको एक तो एमडी का नाम बताइए जो झारखंडी आदमी किसी एक कंपनी का एमडी हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, हमको बताइए एक तो नाम। तो क्या लगता है कि अगर ये बिल पास होता है तो आप लोग क्या करेंगे? उलगुलान करेंगे और 1 लाख 2 लाख बोलने वाले तेज तरार लोगों को तैयार करेंगे, झारखंडियों को तैयार करेंगे, मूलवासियों को तैयार करेंगे, आदिवासियों को तैयार करेंगे और 2 लाख बोलने वाले तेज तरार हम लोग लीडरशिप खड़ा करेंगे। फ्रेश लीडरशिप, फ्रेश पॉलिटिक्स करेंगे। कई आदिवासी अगुआ, आदिवासी नेता ऐसा कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग अगर बिल पास होता है तो आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे, उसमें आपका क्या राय है? हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। मैंने वो तो खैर जेएमएम वाले लोग कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा नैतिक समर्थन है, मैं साथ में रहूंगा। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता तो हूं नहीं, हम लोग साथ में रहेंगे। अगर दादा कोयल कारो परियोजना अगर मान लीजिए पास कर लेगा तो जानते हैं क्या होगा? कोयल कारो परियोजना खत्म, 200 आदिवासी बहुल क्षेत्र गायब, नेत्रहाट फील्ड फाइलिंग रेंज फिर से चालू हो जाएगा, गायब। परासी माइंस जो हीरा भी निकला है उसको चालू करवा देगा, वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में क्या हो गया, विस्थापन का मार तो हम लोग ना झेल रहे हैं। धनबाद 3 बड़ी नदियां हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयल कारो। दामोदर के बगल में धनबाद बैठा है, इधर में बोकारो बैठा है। स्वर्णरेखा जमशेदपुर में देखिए, जमशेदपुर उधर टाटा कंपनी बैठा है। रांची में स्वर्णरेखा के बगल में एचईसी बैठा है। अब बच गया एक बड़ी नदी कोयल कारो। अब कोयल कारो को बांध बना देगा तो वहां भी फैक्ट्री लगाएगा, बिजली उत्पादन करेगा, ये करेगा, बेचेगा बांग्लादेश को।
तो अब यहाँ का आदमी लोग तो उतना पढ़ा लिखा तेज तर्रार है नहीं, उन लोग को काम थोड़ी मिलेगा। फिर वही बाहर देश का आदमी, बाहर राज्य का आदमी लोग आएगा, राजस्थान का आदमी आकर के। कितनी विडंबना है झारखंड में। हम तो मतलब अब तो मैं मुखर होके बोलता हूँ और बोलूंगा, बुरा लगे तो लगे, बुरा लगे तो लगे। राजस्थान का आदमी आके यहाँ एमपी बन जाता है, छत्तीसगढ़ का आदमी आकर के यहाँ मुख्यमंत्री बन जाता है, और बिहार का आदमी यहाँ आकर के संसद बन जाता है। धर्मशाला है क्या? मैंने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है भैया, मजाक बना के रखे हुए हैं आप लोग। लेकिन एक और बड़ी बात है, जिस तरह से खान खनिज अधिनियम जो बिल 2026 है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये झारखंड को कमजोर करने, यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी हैं उसको कमजोर करने की बिल है। तो आपको लगता है कि इस तरह से इनको आर्थिक कमजोर करके और जो झारखंड के चारों पट्टी अगर बात करें तो बीजेपी सत्ता में है राज्य में, सिर्फ झारखंड ही ऐसा है कि यहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं है, तो उसी के लेकर के कोई ये तो नहीं बनाया गया है राजनीति। राजनीति वही है अवधेश भैया, सबसे बड़ा राजनीति वही है। बिहार ऑरेंज कलर हो गया, बंगाल भी ऑरेंज कलर हो गया, छत्तीसगढ़ भी ऑरेंज हो गया, उड़ीसा भी ऑरेंज हो गया, एक ठो ग्रीन है झारखंड। अरे भैया, तो हमारा हरा भरा झारखंड को काहे के लिए आप माने कि लाल रंग लगा रहे हैं? उसको हरा भरा रहने दीजिए। हम लोग जल जंगल जमीन के व्यक्ति है, आदिवासी मूलवासी झारखंडी लोग है। अरे हम लोग को ये कीजिए। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं मेरे समाज के, बहुत सारे टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब लोग हैं। अरे आप लोग भी कुछ बोलिए। अरे जब IRS अधिकारी यहाँ धर्म की राजनीति कर सकती है, तो आप लोग मुद्दे की राजनीति नहीं कर सकते हैं जी। इतना माने कि ब्रेन वाला आदमी लोग है। मेरे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को खड़ा होकर के बोलते हैं, माने कि बड़ा बेतुका बात बोलते हैं कि बौद्धिक नक्सल, दिमागी नक्सल। अरे मेरे देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोलता है दिमागी नक्सल है। तो भाई जिसके पास दिमाग है वो नक्सल हो गया। जो आपकी विचारधारा से मैच नहीं कर रहा है, जो आपके खिलाफ बोल रहा है, वो दिमागी नक्सल हो गया। गजब का बात कर रहे हैं आप। तो का माने कि जो संविधान बनाया, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो माने कि आपसे ज्यादा बुड़बक है क्या? मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मैं सम्मान के साथ में बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने मैंने पूरा उनका सुना था, वेपनाइजेशन करना चाहते हैं। वो बोले कि नहीं, जो ईंधन है, मैं सुन रहा था उनका भाषण को बहुत अच्छी तरीके से। बोले कि जिनके पास में तेल है, खनिज संपदा है, वो लोग हम लोग को माने कि रौब जमाते हैं हमारे ऊपर, तो हम लोग उस पे ये नहीं करेंगे। मतलब उनको उनकी शक्ति को हम लोग को, चूंकि हम लोग को 2047 में विकसित भारत बनना है, तो इसीलिए सारा पावर अपने पास में रखना है। और जो भी बहुत सारे राज्य भी है जो भू संपदा पे अपना अधिकार जमाते हैं और खनिज पे अपना नियंत्रण रखते हैं, उन लोगों को वेपनाइज करते हैं। वेपनाइज करने का मतलब है कि उन लोग अपने अधिकार वेपनाइज करते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो इसीलिए सारा पावर अपने पास में ले रहे हैं, तो वो सेंट्रलाइज कर दे रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन जो संविधान निर्माता लोग तो पहले ही डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं चीजों को। 8 जजों के बेंच ने 2024 में ऑलरेडी फैसला दे चुका है कि राज्यों को अधिकार है सेस लगाने का। तो वो तो ऑलरेडी माने कि वो तो कोर्ट से भी पारित किया हुआ है। ये तो कोर्टों से बड़ा है क्या ये लोग? संविधान से बड़ा है क्या ये लोग? समझता नहीं है बात को। और जो बोलता है उसको बोल देता है दिमागी नक्सल। कहाँ से पढ़ के आए जी? कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े आप? उल्टा पुल्टा बात करते हैं। खान और खनिज विकास और अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 का अनुमानित प्रभाव के मुख्य बिंदुओं को सरल भाषा में समझने का हम बता रहे हैं। MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 का मूल उद्देश्य क्या है? विधेयक का मुख्य उद्देश्य है खनिज और खनिज युक्त भूमि के नियमन तथा खनिजों पर लगने वाले राज्य स्तरीय कर उपकर को अधिक नियंत्रण करके केंद्र के अधीन एवं समान व्यवस्था बनाना। मूल विधेयक में मिनरल बेरिंग लैंड अर्थात खनिज युक्त भूमि को भी MMDR एक्ट के केंद्रीय नियामक दायरे में लाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार का तर्क है कि अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग कर और उपकर लगाने से खनन महंगा होता है और अनिश्चितता और निवेश के लिए कम आकर्षक हो जाता है। ये केंद्र सरकार बोल रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नया सेक्शन 9D में क्या आया है? ये पूरे विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधान यही है। क्या चेंजेस है बता रहे हैं। प्रस्तावित सेक्शन 9D के अनुसार
राज्य सरकार खनिज अधिकारों पर कर, सेस, लेवी लगा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन, अपने अधीन में रखना चाहता है। यही बात खनिज युक्त भूमि पर लगाए जाने वाले कर, उपकर पर भी लागू होती है। यानी राज्य की कर लगाने की शक्ति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रहेगी। केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार मिलेगा कि राज्य कितना और किन शर्तों पर ऐसा कर सकता है। सरल भाषा में पहला सवाल था, राज्य कितना मिनरल सेस लगाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था में सवाल होगा, केंद्र द्वारा तय सीमा के भीतर राज्य कितना सेस लगा सकता है। तीसरा नंबर में आइए, पहले से वसूले गए और बकाया सेस में बड़ा अंतर है। विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि जो राज्य राशि ने पहले ही वसूल ली है वह वापस नहीं करनी होगी, लेकिन जो राशि राज्य ने निर्धारित की है पर अभी तक वसूल नहीं कर पाया, विधेयक उसे आरंभ से ही अमान्य मानने का प्रावधान करता है। जो बाकी बिल है झारखंड का वो कैंसल हो जाएगा। चौथा में देखिए, इसका झारखंड पर सबसे बड़ा प्रभाव, राजस्व झारखंड की अर्थव्यवस्था खनिज क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर पड़ेगा। आंकड़े के अनुसार वो लिखा हुआ है, उन्हीं का आलोक को मैं पढ़ रहा हूं। आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष खनिज युक्त भूमि उपकर का अनुमान प्राप्ति है 2024-25 में 1379 करोड़, 2025-26 में 7488 करोड़, 2026-27 में बजट अनुमान है 14,656 करोड़। यदि यह उपकर केंद्र द्वारा सीमित कर लिया जाता है तो झारखंड की राजस्व सृजन क्षमता पर गंभीर असर पड़ेगा। 1400 करोड़ रुपया केंद्र ले जाएगा तो ये तो गड़बड़ा जाएगा मैया लोग, हम लोग का, और बाबू लोग भी गड़बड़ा जाएगा। तो वो हो जाएगा। अच्छा, यदि उपकर केंद्र द्वारा सीमित कर दिया जाता है तो गंभीर असर पड़ेगा। विशेष रूप से राज्य में 14,656 करोड़ का अनुमानित उपकर को विकसित और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना था। असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि खनिज किसका और आर्थिक लाभ किसका। केंद्रीय प्रश्न यही है। खनिज झारखंड की जमीन के नीचे है, खनन का पर्यावरणीय और सामाजिक बोझ झारखंड उठाता है, लेकिन यदि काराधन की शक्ति भी केंद्र के नियंत्रण में चली जाती है तो राज्य के पास उस नुकसान की भरपाई के लिए अपना राजस्व क्षमता कम हो जाएगी। और इसीलिए यह केवल खनन नीति का प्रश्न नहीं है, फिस्कल फेडरलिज्म यानी केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का प्रश्न भी है। जब सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के संबंध में शोध आलेख में वो लिखे हैं कि माडा वर्सेस सेल के 2024 के निर्णय को इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि माना है। इस आलेख के अनुसार यह फैसला राज्य के खनिज युक्त भूमि और मिनरल राइट्स पर कर लगाने की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से मान्यता मिलती है। इसके बाद झारखंड ने अपने मिनरल बेयरिंग लैंड सेस की व्यवस्था विकसित की। शोध आलेख का निष्कर्ष है कि 26 का जो एमएमडीआर बिल है उसी राज्य स्तरीय वित्तीय अधिकार से फिर केंद्रीय नियंत्रण के अधीन लाने का प्रयास करेगा। अच्छा, दूसरा बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है? मिनरल बेयरिंग लैंड विधेयक केवल माइंस तक सीमित नहीं रहता है। यही तो डर है, सबसे बड़ा डर यही है कि खाली माइंस तक ये बात सीमित नहीं है। खनिज सब उन तो खनिज और मिनरल एक्ट बोल रहे हैं ना, ये माइंस तक खाली सीमित नहीं है। विधेयक केवल माइंस तक सीमित नहीं रहता, ये मिनरल बेयरिंग लैंड की नई अवधारणा जोड़ता है, अर्थात ऐसी भूमि जिसमें निर्धारित मात्रा मानक के अनुसार खनिज मौजूद है, उसे भी केंद्रीय नियामक दायरे में लाया जा सकता है। यही समझ गया ना, उसे भी केंद्रीय नियामक दायरे में लाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद में यही कारण है कि शोध आलेख इसे केवल खनन नियम का संशोधन नहीं बल्कि भूमि और खनिज भूमि शासन में भी बदलाव के रूप में देखता है। 17 पॉइंट है, उसमें पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका आधार यह है कि आदिवासी क्षेत्र में, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पेशा। यहीं से विषय हमारे 5वीं अनुसूची और पेशा के काम को सीधे जोड़ता है। शोध आलेख का तर्क है कि पेशा का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन, पेशा यही बोलता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, उसका मूल उद्देश्य वही है। एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल क्या बोलता है? उसका दृष्टिकोण क्या है? ऊपर से नीचे सेंट्रलाइजेशन, पावर एक हाथ में रहना चाहिए। अच्छा, आलेख पेशा के ग्राम सभा केंद्रित स्वशासन की व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है और कहता है कि झारखंड के पेशा फ्रेमवर्क में ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों और भूमि से जुड़े निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इसलिए इसका सवाल है, यदि एक कानून ग्राम सभा और स्थानीय समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक भूमिका देता है और दूसरा कानून खनिज युक्त भूमि के नियमन को केंद्र की ओर खींचता है, तो दोनों व्यवस्था का समन्वय कैसे होगा? यही तो शोध आलेख का एक महत्वपूर्ण ये है। दूसरा, आदिवासी भूमि पर संभावित दबाव क्या होगा? सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जैसी भूमि सुरक्षा व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए झारखंड की आदिवासी भूमि केवल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, आजीविका, सामाजिक पहचान का आधार है।
तो इसलिए डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल को खोज खनन बढ़ाने पर आलेख के अनुसार भूमि अधिग्रहण और विस्थापन का दबाव बढ़ेगा। यह विशेष रूप से 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, रोजगार का प्रश्न जो बोलते हैं वो लोग, आलेख के अनुसार झारखंड में कोयला और खनन केवल सरकारी राजस्व का विषय नहीं है। इसके साथ प्रत्यक्ष रोजगार, परिवहन, ट्रैकिंग, स्थानीय व्यापार, छोटे व्यवसाय, मजदूर, एंसिलरी इंडस्ट्रीज जुड़े हैं। लगभग 2.8 लाख प्रत्यक्ष कोयला खनन रोजगार का आंकड़ा दिया गया है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट को भी बताया है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि खनन अर्थव्यवस्था में काम करने वाले बहुत से अधिक संगठन कॉन्ट्रैक्चुअल व्यवस्था में है। अब इसका उपाय भी मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपकी खिंचाई कर रहा हूँ, मैं उपाय भी बता रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है कि ये आलेख के अनुसार वो बोलते हैं, लिखते हैं विचारक जो है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार ये है, झारखंड में केवल खनन बढ़ावा या खनन बंद करो, इन दो विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि जस्ट ट्रांजिशन चाहिए। अर्थात खनन अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे बाहर निकलना है हम लोग। मैंने अब समय आ गया है, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करें, कौशल विकास करें, छोटे छोटे उद्योग लगाए, कृषि एवं एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर में काम करें आप लोग, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में काम करें, स्थानीय उद्यम को बढ़ावा दें, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, प्रभावित समुदायों के ट्रांजिशन फंड तैयार किए। आलेख के अनुसार 2026-2070 के बीच झारखंड के जस्ट ट्रांजिशन के लिए बहुत बड़ी वित्तीय आवश्यकता है। सारंडा वन का भी उसी टाइप का ही होगा। कहने का मतलब सबसे बड़ा उदाहरण है कि सारंडा का जो केस स्टडी ले लीजिए, उसका तर्क है कि एक ही क्षेत्र में अत्यंत मूल्यवान लौह अयस्क है, घना साल वन है, हाथी गलियारा है, आदिवासी जीवन भी मौजूद है वहां, इसलिए वहां खनन विस्तार का निर्णय केवल आर्थिक निर्णय नहीं हो सकता है। आलेख चेतावनी भी देता है कि खनन क्षेत्र का छोटा सा विस्तार भी बड़े वन क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और महुआ, तेंदू, लाह जैसे लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। पानी, मिट्टी पर खतरा होगा। आलेख के अनुसार खनन में भूमिगत जल, नदी, कृषि, स्वास्थ्य पर, श्रृंखला पर प्रभाव पड़ सकता है। चिंता का विषय है कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होगा, माइनिंग वेस्ट होगा, हेवी मेटल्स, इंडस्ट्री चेंजेस, नदी प्रदूषण, एग्रीकल्चर, सॉइल डिग्रेडेशन को लेकर के है। इसलिए केवल इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पर्याप्त नहीं की जा सकती है। तो बहुत सारा चीज है ना, उद्योग, आबादी, कृषि, संयुक्त, नो गेम जोन, कंट्रैक्टर रिक्लेमेशन, इस प्रकार की बहुत सारी चीज। इनके आलोक को मैं पूरा पढ़ करके सुना सकता था, लेकिन मैं लंबा पढ़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप सुने, इस जो कहें कि अनूप मिंज अपनी बातों के रखे, और खान खनिज अधिनियम 2026 बिल पर हम लोग बात कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाने की कोशिश भी किए, कुछ उपाय भी बताए। जिस तरह से वो बिल आया उस पर भी कहे कि जिस तरह से केंद्र सरकार बिल लाई है, तो कहीं न कहीं झारखंड सरकार या झारखंड आर्थिक तंगी और हो जाए महसूस करेंगे। या जो जिस तरह से वो बिल आया है तो बोले कि एक ही चीज़ पर नहीं लगेगा, बाकी जितने चीज़ झारखंड में है, खनिज या कोयला या जो तमाम चीज़, सब पर वो अपने हिसाब से ये केंद्र सरकार ये करेंगे। तो कहीं न कहीं करेंगे, जब चारों पट्टी राज्य का जो चारों पट्टी बीजेपी सत्ता में आ गई, सिर्फ झारखंड हरा-भरा है, तो कहीं न कहीं नज़र झारखंड पर भी है कि किसी एन केन प्रकार से झारखंड में सत्ता में आना है। और एक चीज़ और बताएँ कि जिस तरह से बिल लाया गया है, तो कहीं न कहीं यहाँ के आदिवासी मूलवासी को ये इसी के लेकर के आक्रोश है, गुस्से में है कि ये बिल सिर्फ़ और सिर्फ़ झारखंड जो जल जंगल ज़मीन है, उसको कहीं न कहीं कॉर्पोरेट घरानों को देने की सम साजिश है। और झारखंड को आर्थिक जो तंगी पहले से ही था और आर्थिक तंगी झेलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इसी के लेकर के कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन भी होगा, नाकेबंदी भी हो सकता है। माने यहाँ के खनिज बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। तो तमाम बात अनूप मिंज अपनी बातों में कहे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।